इस फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर एक छोटी सी ना इम्पॉर्टेंट और जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी बात बताई गई है, और उसको समझने के लिए आप यहाँ से समझें। देखें, सबसे पहले हमने NADH बनाना है, तो NADH बनेगा NAD पॉजिटिव से। उसमें जब जाहिर सी बात है डिहाइड्रोजनेस कोई एंजाइम आएगा और उसमें उसको एक हाइड्रोजन देगा और वो बन जाएगा NADH। लेकिन डिहाइड्रोजनेस जो है ना वो अपने सबस्ट्रेट से, क्योंकि डिहाइड्रोजनेस हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला एंजाइम होता है, तो वो अपने सबस्ट्रेट से 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करता है। किसको? 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करता है, वो याद रखिएगा। अब 2 हाइड्रोजन एटम में से एक हाइड्रोजन एटम तो वो NAD पॉजिटिव को देके उसे NADH बना देता है, लेकिन दूसरा हाइड्रोजन एटम जो है उसका क्या होता है? अब होता क्या है कि 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं ना, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है कि एक हाइड्रोजन एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और एक हाइड्रोजन से उसके एक इलेक्ट्रॉन भी चला जाता है, वो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से हम एक हाइड्राइड आयन बन जाएगा और एक H पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अब जो हाइड्राइड आयन होगा ना वो दे दिया जाएगा NAD पॉजिटिव को, और वो NAD पॉजिटिव क्योंकि उसके पास पहले एक इलेक्ट्रॉन कम था, तो वो हाइड्राइड आयन को लेने के बाद NADH हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा। लेकिन जो हाइड्राइड आयन था इसके साथ क्या हमें मिलेगा? हाइड्राइड आयन मिलेगा। ठीक है, तो ये बुक के अंदर इस लाइन के अंदर बात लिखी हुई है। इसको समझने के लिए ये हमने आपको बता दिया, यहाँ से समझ लीजिएगा कि होता क्या है कि NAD पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस होता है डिहाइड्रोजनेस की मदद से, जो अपने सबस्ट्रेट से 2 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करता है, लेकिन एक हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो NAD पॉजिटिव को ट्रांसफर होते हैं और बनता है NADH और फ्री H पॉजिटिव। हमारे पास ये फ्री H पॉजिटिव और हाइड्राइड आयन बना है। ये NADH जो है ना मजीद आगे दे देगा NADH डिहाइड्रोजनेस को। यहाँ पे देखें NADH और हाइड्राइड आयन जो हमें बना था, यहाँ पे मैंने ये देखा NADH और हाइड्राइड आयन बना था, ये अब दे देगा NADH डिहाइड्रोजनेस को अपने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर को हम पढ़ रहे होते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इसकी, और खुद बन जाएगा NAD पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो NADH डिहाइड्रोजनेस को दे देगा। फिर वो आगे FMN यानी ये कोएंजाइम है इसको दे देगा, फिर आगे आयरन सल्फर सेंटर को दे देगा। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 में इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं आगे से आगे। होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी लूज़ कर रहे होते हैं। अब ये एनर्जी जो लूज़ कर रहे होते हैं, इस एनर्जी को इस्तेमाल करना है। अब ये एनर्जी होती क्या है कि 4 हाइड्रोजन आइंस को अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मूव करवाती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। मतलब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। अब होता क्या है कि एनर्जी जो लूज हो रही है वो क्या करेगी, हाइड्रोजन आइंस को मैट्रिक्स से लेके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर मूव करवा रही होगी अलोंग, मतलब अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये काम हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस पे कि कॉम्प्लेक्स 1 पे तो ये प्रोसेसेस हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्स 2 पे जाहिर सी बात है सक्सिनेट फ्यूमेरेट जब फ्यूमेरेट में ऑक्सीडाइज होता है तो साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है जाहिर सी बात है वो कोई चीज़ ऑक्सीडाइज होती है तो कोई चीज़ रिडक्शन, उसकी रिडक्शन भी हुई होती है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रही होगी, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस को दे रही होगी। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सक्सिनेट लूज करके फ्यूमेरेट बन रहा है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे किसको दे रहा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस को दे रहा है। फिर ये आगे फर्दर FAD यानी कोएंजाइम को दे रहा है, FADH2 बन जाएगा। FADH2 मजीद आगे आयरन सल्फर सेंटर को दे देगा। तो ये कॉम्प्लेक्स 2 पे काम हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे बताया था कि आप इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आइंस पंप होंगे तो कितने हाइड्रोजन आइंस पंप होंगे, 4 हाइड्रोजन आइंस पंप होंगे। लेकिन यहाँ पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस में हाइड्रोजन आइंस पंप नहीं होंगे, यहाँ पर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी इस प्रोसेस के अंदर, तो कोई भी हाइड्रोजन आइंस पंप नहीं होगा कॉम्प्लेक्स 2 पर। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है। तक हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स 1 पर जो है वो 4 हाइड्रोजन आइंस पंप हो रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 पर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो कोई भी हाइड्रोजन आइंस जो है वो पंप नहीं हो रहा। अब हमें होना क्या है कि कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पंप होके आयरन सल्फर सेंटर तक आ गए। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स 2 पे भी पंप होकर आयरन सल्फर सेंटर तक आ गए। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे पहुंचाना है। इलेक्ट्रॉन्स को आगे पहुंचाएंगे कोएंजाइम Q के पास। अब कोएंजाइम Q के पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो आगे तो वो क्या बनेगा, कोएंजाइम Q H2 बन जाएगा। मतलब हाइड्रोजन आइंस आ रहे हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं, तो बस यहाँ पे H2 बन जाएगा। इस तरह से आपने याद रखना है। ठीक है, साथ क्योंकि हाइड्रोजन आइंस ट्रांसफर हो रहा था ना, वो ट्रांसफर हुआ था, तो इस तरह से ये प्रोसेस हमारे पास चल रहा है। सर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी, इतनी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं चाहती हूँ कि आपको बता दूँ। तो वो इस तरह से आपने करनी है कि देखें NADH प्लस H पॉजिटिव है, जब वो NADH पॉजिटिव बना तो कितने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये बात मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक हाइड्राइड आयन NAD पॉजिटिव को दे दें तो वो बन जाता है NADH, और H प्लस वैसे का वैसे ही है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही है, जब NADH प्लस H पॉजिटिव NAD पॉजिटिव बनेगा, दोबारा देखें NADH प्लस H पॉजिटिव जब ये बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि कितने हाइड्रोजन और कितने इलेक्ट्रॉन्स आके ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 2 हाइड्रोजन एटम और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। कैसे कि एक इस NADH के अंदर एक हाइड्राइड आयन मौजूद है ना,
ये NADH कैसे बना था? जब NAD पॉजिटिव के पास हाइड्राइड आयन आया था, तो ये हाइड्राइड आयन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक हाइड्रोजन का एटम है, और ये हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन का एटम है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। पहले शुरू में क्या थे, ये 2 हाइड्रोजन के एटम थे, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो ये एज इट इज यहाँ पर आ गया, लेकिन जिसके बाद 2 आ गई, ये NAD पॉजिटिव को मिल गया और वो NADH बन गया, यानी इस NADH के अंदर एक हाइड्राइड आयन मौजूद है, ये वाला। तो अगर ये ट्रांसफर हो रही है, ये वापस H प्लस H पॉजिटिव से वापस NAD पॉजिटिव बन रहा है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर हो रहे हैं, उनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, 2 हाइड्रोजन आयन आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कोएंजाइम Q जो है कोएंजाइम QH2 बन गया। तो ये थोड़ी सी डिटेल, एक्स्ट्रा डिटेल है, इसको आप वैसे स्किप कर सकते हैं, ना याद रखें बेशक, लेकिन वैसे याद रखिएगा थोड़ा सा अगर आपने डिटेल में जाना है तो। उसके बाद कोएंजाइम QH2 है, ठीक है, ये अपने कम्प्लेक्स ट्री के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा, साथ हाइड्रोजन भी ट्रांसफर होंगे। आपने इलेक्ट्रॉन्स को याद रखना है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, हाइड्रोजन आयंस पंप हो रहे हैं, 3 काम हो रहे हैं एक साथ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, एनर्जी लॉस हो रही है, हाइड्रोजन आयंस पंप हो रहे हैं, अंगेजा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अब तक 4 हाइड्रोजन आयंस पंप हुए हैं कॉम्प्लेक्स 1 पर, वो भी। अब हम पहुंच गए थे कोएंजाइम Q तक, विच इज़ ए। अब मैंने कोएंजाइम Q तक बताया था कि कोएंजाइम Q होता क्या, मैंने पहले बताया था कि लिपिड है, ये बाकी सारे भी प्रोटीन्स हैं, ये लिपिड है। अब ये लिपिड है, लिपिड के अंदर आपको पता है हाइड्रोफोबिक लिपिड होता है, ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, इसकी एक हाइड्रोफोबिक आइसोप्रीनॉइड टेल होती है, ठीक है, और ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में एक इंटरमीडिएट से बनता है, ठीक है। और ये यूबिक्विनोन है। यूबिक्विनोन क्या होता है, यूबिक्विटस वो चीज़ होती है जो कि किसी भी प्रोटीन को टारगेट कर देती है, और जब वो प्रोटीन टारगेट हो जाती है तो उसकी फिर डिग्रेडेशन हो जाती है, तो ये यूबिक्विटस इन नेचर चीज़ होती है। तो ये हमारे पास एक यूबिक्विनोन है। और कोएंजाइम Q जो है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, NADH डिहाइड्रोजनेज से भी एक्सेप्ट करेगा, इस कम्प्लेक्स 1 से भी करेगा, कम्प्लेक्स 2 से भी करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफर कर देगा। साथ ही साथ ये डिहाइड्रोजनेसेस को साइटोक्रोम से भी मिलाएगा। आप देख सकते हैं कि डिहाइड्रोजनेज है, कम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज, कम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, और आगे ये साइटोक्रोम है, दोनों के दोनों। तो ये क्या कर रहा है, डिहाइड्रोजनेज को साइटोक्रोम से मिला रहा है, तो ये काम भी कर रहा है। और साथ ही साथ कोएंजाइम Q जो है, कहते हैं कि कोएंजाइम Q जो है इलेक्ट्रॉन्स को ना सिर्फ एक्सेप्ट एंटीज डिहाइड्रोजनेज और सक्सिनेट से करता है, बल्कि कुछ और भी माइटोकॉन्ड्रियल डिहाइड्रोजनेज होते हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, इसाइल कोई डिहाइड्रोजनेज, इनसे भी इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा होता है, ठीक है। कोएंजाइम Q ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन को करता है साइटोक्रोम 3 के कम्प्लेक्स 3 को, और कम्प्लेक्स 3 का दूसरा नाम साइटोक्रोम BC1 होता है। और आपने इसी तरीके से एक्जैक्टली याद करना होता है कि साइटोक्रोम B है, उसके बाद आयरन सल्फर सेंटर लिखना होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम C1 के पास जाएंगे, ठीक है। ये काम हो गया कोएंजाइम Q का। अब हम पढ़ेंगे साइटोक्रोम्स को। साइटोक्रोम्स जो होते हैं दरअसल ये प्रोटीन्स होती हैं, जाहिर सी बात है, इनके अंदर हीम ग्रुप होता है, और हीम ग्रुप के अंदर क्या होता है, एक पोरफायरिन रिंग होती है और आयरन का एटम होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है हीम ग्रुप के अंदर होती हैं, और साइटोक्रोम के अंदर होता है हीम ग्रुप प्रेजेंट। लेकिन हीमोग्लोबिन के अंदर भी हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब जो हीम ग्रुप हीमोग्लोबिन के अंदर होता है ना, वैसा नहीं होता साइटोक्रोम के अंदर हीम ग्रुप। इसमें क्या होता है कि हीम ग्रुप के अंदर जो आयरन होता है ना, फेरिक फॉर्म Fe+3 है, वो Fe+2 में आराम से कन्वर्ट हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही रहेगा, यहाँ पे रिवर्सिबली कन्वर्जन हो सकती है फेरिक की फेरस फॉर्म के अंदर, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, Fe+3 है और Fe+2 है, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहे होंगे तो ये आपस में फॉर्म्स कन्वर्ट होती रहेंगी ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन्स पास करें, कम्प्लेक्स 3 तक पहुंच गए, कम्प्लेक्स 3 में क्या हुआ, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 हाइड्रोजन जो है पंप करेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स 3 पे 4 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कम्प्लेक्स 4 पे 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। लेकिन ऐसे ही नहीं कम्प्लेक्स 3 से 4 में डायरेक्ट मामला चला जाएगा। कम्प्लेक्स 3 से पहले जाएगा साइटोक्रोम C में, जो कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा इस ब्लू लाइन के अंदर प्रेजेंट, विच इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने याद रखेंगे, कम्प्लेक्स 3 से डायरेक्ट जो है कम्प्लेक्स 4 में नहीं चले जाना, कम्प्लेक्स 3 से पहले साइटोक्रोम C में जाना है, साइटोक्रोम C से फिर कम्प्लेक्स 4 में चले जाना आपने। अब कम्प्लेक्स 4 में पहुंच गए आप, विच इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3, जिसको हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी कह देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयंस पंप हो रहे हैं, 4 हाइड्रोजन आयंस पंप हो रहे हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन पंप हो रहे हैं, तो टोटल 10 हाइड्रोजन आयंस पंप हो जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरा ये कि यहाँ से जब आगे जाना है तो ऑक्सीजन फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जाने हैं, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब एक ऑक्सीजन का एटम ही बनता है, ये देखिए यूँ अगर आपको दिया हो तो ये ऐसे एक तरह से, मतलब एक ऑक्सीजन का एटम बनता है, जब उसको 2 हाइड्रोजन दिए जाएंगे ऐसे तो वाटर बन जाएगा, तो इस तरह से वाटर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और इम्पोर्टेंट बात यानी बताएगी, चलें बाकी बातें जो हैं वो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में बताऊँगी।